गुड इवनिंग एवरीवन। गौरव, निक्की, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या, नमस्कार। अनवर, मनोज, गुड इवनिंग। अजय, संतोष, कोमल, संजीव, घनश्याम, तौसीफ, अविनाश। मैं बिल्कुल ठीक हूं अविनाश। तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जावा प्रोग्रामिंग में रिमेनिंग है, जैसे इनहेरिटेंस। यहाँ पर खासकर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस में, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस क्या होता है, जो एक यूनिकनेस है जावा प्रोग्रामिंग की, ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो कल हमने क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, बताइए। बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट किया था आप लोगों ने? 45 क्वेश्चंस थे कल के। रविंद्र, गुड इवनिंग। शहनाज, गुड इवनिंग। नीरज, गुड इवनिंग। बताइए, कल के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आप लोगों के? नहीं, नहीं सेंड किए थे? तो किया तो था। क्वेश्चंस का सेशन लास्ट में रखेंगे। अब एवरी डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डेली। लास्ट के आधा घंटा 40 मिनट जो भी हो, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुन्ना कुमार, उस दिन हमने उसको करेक्शन कर दिया था। इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर, इट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर, मुन्ना कुमार जी। एग्जाम डेट तो वही रहेगा विनाश। एग्जाम डेट में कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं है एग्जाम डेट आगे बढ़ने का। तो चलिए, सभी लोग आ गए ऑलमोस्ट हमारे साथ, सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग का प्रैक्टिस सेशन का क्लास कब ले रहे हैं? संजय, डेली क्लास में लास्ट में तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। अब कौन सा क्लास खोज रहे हो आप? प्रैक्टिस ही तो चल रहा है, हर जगह प्रैक्टिस चल रहा है, जितना प्रैक्टिस करिए। और लास्ट के 7 डेज यहाँ भी प्रैक्टिस चलेगा। मैं 4 दिन के चक्कर में था, लेकिन आप लोगों ने कहा तो ऑन टाइम हम लोग है 7 डेज लास्ट के प्रैक्टिस करेंगे। 7 डेज में करीब करीब 500 क्वेश्चंस करेंगे, 500 क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल कराएंगे। सोशल इम्पैक्ट्स वगैरह जो है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 ही है ना एनसीईआरटी का, बिल्कुल करवाएंगे। तो चलिए, अब हमने चैट को ऑफ कर दिया। फिलहाल आप लोग कंसंट्रेट करेंगे इन टॉपिक्स पे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके बचे होंगे या और क्वेश्चंस, वो तो हम लोग करेंगे, क्योंकि एवरी डे कोशिश यही करेंगे कि रोज आधा घंटा प्रैक्टिस भी किया जाए। और प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, वो कहीं से कोई क्वेश्चंस हो, अच्छे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जावा में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। और मेन जो यही है इनहेरिटेंस को समझना। जावा इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो, इनहेरिटेंस इज द सेम थिंग। कि बेसिकली एवरीथिंग इन दिस प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि उप्स में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग।
बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑब्जेक्ट्स हैव सर्टेन फंक्शनैलिटीज, कोई ना कोई पर्पस है हर ऑब्जेक्ट का। एंड उसके बाद सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है, तो क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप क्लास को कहेंगे ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर क्लास। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई होते हैं और इसलिए इस अप्रोच को कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। तो यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि क्लासेस एक तरीके से एक पूरा मॉड्यूल बन जाता है और एक क्लास से वेरिएबल को, फंक्शंस को अगर एक्वायर करना होगा दूसरे क्लास में तो वी हैव इनहेरिटेंस, वी हैव इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, और इसी से क्या होगा, रीयूज होगा। मतलब एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को इनहेरिट करके दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट कर लिया जाएगा तो ब्लॉक ऑफ कोड की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। इससे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होता है, प्रोग्राम भी छोटा होगा, इजी हो जाता है, प्रोग्रामिंग इजी है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बॉटम अप। अगर हम बात करें प्रोसीजरल लैंग्वेज की, तो आपको पता है प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसीजरल जो लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसीजरल लाइक सी, ठीक है, फोर्ट्रान, कोबोल, दीज आर द प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहां पर फॉलो किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब होता है स्टेप वाइज अप्रोच यहां पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंस है फॉर द रीयूजेबिलिटी, और इनहेरिटेंस में क्या होगा, सब क्लास और सुपर क्लास। तो सुपर क्लास को ही कहा जाता है बेस क्लास, सुपर क्लास को क्या कहा जाएगा, बेस क्लास। मतलब ये एक मेन क्लास जो क्रिएट किया जा रहा है और उससे क्लास जो इनहेरिट हो रहा है, तो ये डिराइव्ड क्लास है। डिराइव्ड क्लास इज सब क्लास। तो सुपर क्लास और सब क्लास। इन जावा it is possible to inherit attributes and methods from one class to another. attributes क्या है, एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, कांस्टेंट डिक्लेयर हो रहा है, मेथड्स मतलब फंक्शंस डिक्लेयर हो रहा है, तो फंक्शंस, वेरिएबल्स, उसको एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट किया जा सकता है। सब क्लास इज अ चाइल्ड क्लास that inherits from the other classes, and super class is a parent class, the class being inherited from, to inherit from a class। यहां पर जो कीवर्ड यूज होता है एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। आई थिंक कल भी हम लोगों ने कुछ देखा ही था, ऐसा नहीं कि नहीं देखा था, बट कल थोड़ा सा कहीं रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहां पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, लेकिन C++ में क्या यूज होता है, दोनों बात याद रखना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज हमें करना है, हमारे सामने क्या क्वेश्चंस रहेगा। तो C++ में क्या यूज होता है, कॉलन यूज होता है, सिंपली कॉलन यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। यहां पर क्या यूज होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा में, वो है फाइनल कीवर्ड का। फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये कोई अलग नहीं है। हम लोग बात जब क्लास की कर रहे हैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में है फाइनल कीवर्ड और इनहेरिटेंस में। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी क्लास, क्लास XYZ, और अगर आप चाहते हैं कि उस क्लास को कोई दूसरा क्लास इनहेरिट ना करे, तो उस केस में फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है, फाइनल क्लास व्हीकल, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि क्लास के अंदर वेरिएबल, मेथड, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्लास कार, ये क्या हुआ, डिराइव्ड क्लास हुआ। किससे डिराइव हो रहा है, व्हीकल से, एक्सटेंड्स व्हीकल। इसका मतलब ये डिराइव्ड क्लास है, सब क्लास, ये सुपर क्लास है, ठीक है। ये सुपर क्लास मतलब बेस क्लास और ये सब क्लास। तो यहां पर कीवर्ड क्या यूज हुआ, एक्सटेंड कीवर्ड फॉर इनहेरिटेंस।
यहाँ कोई दिक्कत आपको? यहाँ पर फाइनल कीवर्ड है। फाइनल क्या है? फाइनल ए कीवर्ड है। फाइनल कीवर्ड लगाने से फायदा क्या हुआ कि इस क्लास को जो यहाँ एक्सटेंड किया है, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है। तो यहां पर ये फाइनल लग जाने से क्या होगा? फाइनल लग जाने से ये इनहेरिट नहीं कर सकता है। इफ यू डोंट वांट अदर क्लासेस टू इनहेरिट फ्रॉम द क्लास, यूज फाइनल कीवर्ड। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल जो है क्या है? बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहां पर क्लास व्हीकल जो है ये फाइनल है और फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? फाइनल कीवर्ड। अब यहां पर इनहेरिटेंस में हम बात करेंगे, सिंपल जो होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जैसे कोई क्लास ए है और क्लास बी, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सीधा प्रोग्राम पे चलते हैं। यहां पर क्लास है एनिमल, ठीक है। अब ये जो करली ब्रेसेस है, आप यहां पर देखें, यहां पर देखें, बात तो एक ही है, ठीक है। क्लास एनिमल वॉइड ईट। वॉइड ईट क्या है? ईट एक फंक्शन है। ईट यहां पर क्या? एक मेथड है। यहां पर देखिए ईट क्या है? एक मेथड है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहां पर क्लास क्लोज हो गया। सी और सी प्लस प्लस और जावा में यही डिफरेंस है कि सी होता तो वहां पर सेमीकोलन यूज होता क्लास को क्लोज करने के लिए, यहां पर सेमीकोलन का कोई यूज नहीं है। अब देखिए यहां पर, बिकॉज ये क्लास जो है फाइनल क्लास नहीं है, तो ये एक्सटेंड हो सकता है। फाइनल क्लास होगा तो एक्सटेंड नहीं होता, मतलब इनहेरिट नहीं होता। तो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब एनिमल क्लास का एक क्या हो गया? एक क्लास यहां डॉग है, ठीक है। तो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, यहां पर वॉइड बार्क। अब यहां पर इसकी आवाज है कि मतलब एक फंक्शन है, तो यहां पर क्या यूज हुआ? दिस इज द फंक्शन, मतलब दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड। तो ये जो मेथड है ईट, ये मेथड किसका है? एनिमल क्लास का। यहां पर बार्क मेथड है, ये किसका है? तो ये डॉग क्लास का है। यहां पर ये भी क्लास बंद हो गया। इस क्लास से ये क्लास, मतलब ये क्लास इसको क्या किया? इनहेरिट किया। अब यहां पर एक क्लास है, क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग डी। यहां पर न्यू क्या है? न्यू इज अ कीवर्ड। न्यू क्या है? कल का याद रखिए आप लोग, न्यू क्या है? कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज होता है। तो यहां पर किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? डॉग क्लास का। डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और इस डॉग डी, डी क्या है यहां पर? डी इज अ ऑब्जेक्ट। डी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, यहां पर क्या है? डॉग। तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है डी। डी डॉट बार्क, डी डॉट बार्क ये डॉग क्लास का फंक्शन है। एंड डी डॉट इट, ये फंक्शन किसका है? एनिमल क्लास का। तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आपने ये देखा कि दूसरे क्लास के, ठीक है, मतलब एक्सटेंडेड क्लास, सब क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर लिया गया, डी डॉट बार्क, ठीक है। ये तो इसी का है। और ये फंक्शन किसका है? डी डॉट इट। तो ये सुपर क्लास के फंक्शन का कॉल है। ऐसा तब पॉसिबल हुआ जब यहां पर क्लास एनिमल को इनहेरिट किया है यहां पर क्लास डॉग। अगर इनहेरिट नहीं किया होता तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट से, इसके लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, और यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शन कॉल नहीं हो सकता था। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते जाएं, बताइए। तो यहां पर जो बिल्कुल
छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि न्यू कीवर्ड का यूज क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको समझ में आ गया। एक्सटेंड कीवर्ड क्या है, तो एक्सटेंड कीवर्ड आपसे क्वेश्चन कोई बस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज्ड इन जावा फॉर इनहेरिटेंस, तो एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि विच कीवर्ड इज यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, तो न्यू उसका नाम ही है, न्यू यहां पर कीवर्ड है, ठीक है। और यहां पर जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहां पर इसके आगे हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे यहां पर क्लास ए है, बी है, सी है, तो ये क्या बन गया, डी है, और मतलब मल्टीपल क्लासेस, सब क्लासेस, तो यहां पर हम कहेंगे इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लास एनिमल, वॉइड इट, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका बेस क्लास 1 हो गया, मतलब सब क्लास 1 हो गया, सब क्लास यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया। वाइड बार्क, उसके बाद क्लास बेबी डॉग एक्सटेंड डॉग, अब इस डॉग क्लास का ये क्या हो गया, सब क्लास हो गया, इसको लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर डॉग क्लास, ठीक है, यहाँ बेबी डॉग क्लास, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब क्लास बी यहाँ पे डॉग है, ठीक है। तो ये लेवल जो बना, ये मल्टी लेवल बना, ए बी ने ए को एक्वायर किया प्रॉपर्टी को, सी ने फिर बी को किया। यहां पर आप देखेंगे क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन व्हाट, ठीक है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, लास्ट क्लास का, मतलब इस सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। बेबी डॉग डी, तो डी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, डी यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बेबी डॉग। अब इतना तो दिक्कत नहीं है आपको समझने में, ठीक है, न्यू यूज होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का यही सिंटेक्स है। डी डॉट विप, ठीक है। अब यहां पर विप जो फंक्शन है, ये कहां पे था, ये जो फंक्शन यहां पर आप देखेंगे बेबी डॉग क्लास का है, विप, ठीक है, बेबी डॉग क्लास का है, तो इस ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया गया। डी डॉट बार्क, ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, डॉग क्लास को कॉल किया गया। डी डॉट इट, मतलब इस फर्स्ट क्लास को, मतलब पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया गया, मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इनहेरिटेड क्लास, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से सबको कॉल किया गया। इसका मतलब यह है कि दिस क्लास बेबी डॉग क्लास इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बी, मतलब ए एंड बी क्लास, मतलब दोनों क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, बिकॉज ये इनहेरिटेड है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके से ये अलाउड है आपका, कहां पे, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी अलाउड है, ओके। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक ही क्लास से यहां पर क्या था कि क्लास ए को मल्टी लेवल पे क्लास ए के प्रॉपर्टी को बी ने एक्वायर किया, बी को सी ने एक्वायर किया। यहां पर एक ही क्लास है, कोई क्लास ए, और इसके प्रॉपर्टी को क्लास बी भी एक्वायर करे, मतलब क्लास ए से ही इनहेरिट, मतलब बी जो इनहेरिट हो रहा है क्लास ए से, और सी भी इनहेरिट हो रहा है क्लास ए से। सी भी क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है क्लास ए से। मतलब इट बिकम लाइक ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, वन पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, या थ्री चाइल्ड, तो इसको हम कहेंगे हायरार्किकल। ठीक है, ये हायरार्की बनता है। व्हेन टू और मोर क्लासेस इनहेरिट अ सिंगल क्लास, इट इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहां पर अब आप लोगों को लिए बहुत आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। क्लास यहां पर है एनिमल, वर्ड इट है, फंक्शन है यहां पर क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल। ठीक है, एनिमल क्लास का ही यहां पर क्या बना? एनिमल क्लास से ही ये क्या हुआ, यहां पर डॉग क्लास एक्वायर कर रहा है, मतलब इनहेरिट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे क्लास कैट, ठीक है, डॉग के बाद क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब एनिमल क्लास से आपके दो क्लासेस जो है, सब क्लासेस यहां पर एक्सटेंड हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, डॉग क्लास और कैट क्लास। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है यहां पर किस क्लास का? एक कैट क्लास का। ठीक है, कैट सी इक्वल टू न्यू कैट। ठीक है, और यहां पर ये जो फंक्शन है कैट का, जो म्याऊ है, ये म्याऊ कहां पे है? ये कैट का यहां पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्जेक्ट ही है किसका? कैट क्लास का। उसके बाद सी डॉट इट, और इसी से क्या हो रहा है? सी डॉट इट मतलब आपके पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल किया जा रहा है। तो यहां पर फायदा ये हुआ कि एक तो जो क्लास डिराइव हुआ उस क्लास से, एक तो वो अपने क्या कर रहा है? पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, दो क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, मतलब एक तो उसके अपना प्रॉपर्टी और पेरेंट क्लास। तो यहां पर क्या हो रहा है? अगर बी है, ए से इनहेरिट हुआ, मतलब सी से बी का कोई रिलेशन नहीं है, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, क्लास ए के प्रॉपर्टी को बी और सी दोनों एक्वायर कर रहा है। ठीक है, बी और सी का यहां पर कोई रिलेशन नहीं है। अगर बी क्लास है तो बी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो बी के फंक्शन को कॉल करेगा और ए का कर सकता है, लेकिन सी का नहीं कर सकता है, सी का नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सी जो है सेपरेटली क्या इनहेरिटेड है ए से। हाँ, अगर आपको सी एक्वायर करेगा प्रॉपर्टी ए को, तो सी के ऑब्जेक्ट जो है एक्सेस कर सकता है किसको? ए के मेंबर्स को, ए के फंक्शंस को। तो यहां पर फंक्शन जो दिया हुआ है, यहां फंक्शन दिखाया गया है, बट इट कैन एक्सेस द वेरिएबल ऑल्सो, इट कैन एक्सेस द वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है, तो मेंबर्स, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ये समझ में आ गया होगा आपको। बताइए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में किसी को कोई दिक्कत? हायरार्किकल में जिसको दिक्कत है वो बता दे, यस आई हैव प्रॉब्लम। ईट वाला जो फंक्शन है ये बेस क्लास का है, तो बेस क्लास से ही तो डिराइव हुआ है, तो जो डिराइव्ड क्लास है वो तो अपना एक्सेस तो कर ही सकता है और बेस क्लास का भी कर सकता है। इनहेरिटेंस है, इसमें अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो क्लास एक्वायर किया है प्रॉपर्टीज को, इनहेरिटेड क्लास जो है, एक्सटेंडेड क्लास है, वो दोनों के फंक्शन को कॉल कर सकता है। इतना सारा प्रोग्रामिंग कोड आएगा क्या? प्रेरणा, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं वो आप नहीं भूलेंगे ना। इस तरीके से आपको पता चला एक्सटेंड क्या होता है, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। मयंक कह रहे अरे भी बता दीजिए। म्याऊ एक फंक्शन है भैया, बिल्ली का आवाज म्याऊ होता है, कुत्ता भों भों करता है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है कुत्ते का? भों भों। कुत्ता एक जानवर है, तो ये क्लास दे दिएगा ना। जैसे हम व्हीकल क्लास लेते हैं, तो व्हीकल मतलब अब हम कंप्यूटर क्लास ले लिए, तो उसके अंदर हम ले सकते हैं लैपटॉप, उसके अंदर ले सकते हैं हम क्या? सर्वर।
इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे यूज होता है वो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, हम समझ गए। आप लोगों के 2-3 डाउट्स हैं वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, हायरार्किकल आप समझ गए। अब यहां पर ये है कि C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस इसका ठीक उल्टा हो गया। जैसे क्लास ए है और क्लास बी है, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता, यहां पर इसकी आपने ड्रॉबैक देखी कि यहां पर अगर बी क्लास है, अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वो ये एक्सेस कर सकता है एक तो अपने मेंबर फंक्शंस को, मतलब अपने फंक्शंस को, अपने वेरिएबल्स को, और अपने पिताजी के प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा। ठीक है, आप समझ गए। ये सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर 2 भाई हैं तो आपका अधिकार आपके पिताजी के प्रॉपर्टी में है, ना कि आपके भाई के प्रॉपर्टी में है। आप समझ रहे हैं ना। तो आपका यहां पर अधिकार किससे है? यू कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी, आपका अपना भी है और आपका हिस्सेदारी किस में है? पिताजी में है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहां पे है। ठीक है, बट यहां पर अगर ए और बी, इट जस्ट लाइक अ पेरेंट, ये मम्मी और ये पापा, ठीक है, और ये बच्चा, तो यहां पर इस बच्चे का मम्मी में भी अधिकार है, पापा में भी अधिकार है। आप समझ गए। तो यहां पर ए और बी बोथ आर पेरेंट क्लास व्हेन देयर आर 2 पेरेंट क्लास एंड 1 चाइल्ड क्लास। मतलब यहां पर ए और बी दो क्या हुआ, ये आपका सुपर क्लास हुआ, मतलब बेस क्लास। तो इफ a class is acquiring property of 2 base class, then this is called multiple inheritance। क्या कहेंगे इसे? इसको कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फर्क समझ में आया? तो अब हम लोग इसको देखेंगे। C++ में तो ये अलाउड है, लेकिन जावा में अलाउड नहीं है। तो जब अलाउड नहीं है कि एक जो क्लास है या एक ही क्लास 2 क्लास को इनहेरिट करना अलाउड नहीं है। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, कॉमा लगा के इनहेरिट कर देते थे, क्लास ए कॉलन और उसके बाद क्लास बी सी, क्लास बी कॉमा क्लास सी। बट यहां पर क्या है, यहां पर परमिटेड नहीं है, तो इसलिए यहां पर इंटरफेस यूज होता है। अब आप कहेंगे इंटरफेस है क्या, तो हमें पढ़ना है अब इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस इन जावा पहले ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसके प्रोग्राम उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, मतलब इट्स लाइक अ क्लास। क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ क्लास, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब कह सकते हैं कॉपी है। इंटरफेस इन अ जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जैसे क्लास भी है, तो क्लास क्या करता है, क्लास में भी डेटा फंक्शंस, तो वो भी क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, इंटरफेस कीवर्ड है। यहाँ पे इंटरफेस क्या है, जैसे क्लास कीवर्ड होता है, यहां पर यूज होता है इंटरफेस, और यहां पर इंटरफेस नेम। ये कुछ नहीं है, ये बस नेम दिया गया है। ठीक है, जैसे इंटरफेस, इंटरफेस यहां पर आप कह सकते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज अ इंटरफेस। ठीक है, कंप्यूटर इज अ इंटरफेस। और सिमिलरली करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो ये हो गया सिंपली कैसे इंटरफेस को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे इंटरफेस, इस प्रोग्राम से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस, मतलब ये इंटरफेस का नाम हो गया। जैसे क्लास का नाम देते हैं एनी नेम, ये कोई भी नेम हो सकता है। इट कैन बी यूजर डिफाइंड, ये क्या है, यूजर डिफाइंड नेम है। यूजर अपने प्रोग्राम के, अपने समझने के, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अपना डिक्लेयर करे। पब्लिक वॉइड माई मेथड, यहां पर माई मेथड क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, इस इंटरफेस के अंदर क्या हो गया, एक फंक्शन है माई मेथड। यहां पर देखिए इंटरफेस, सेकंड इंटरफेस, यहां पर माई अनदर मेथड, ये अनदर फंक्शन है।
ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। मेथड 1 है इंटरफेस 1 के अंदर, मेथड 2 है इंटरफेस 2 के अंदर, मतलब दो इंटरफेस यहां पर क्रिएट हो गया। अब यहां पर देखिए क्लास आ गया। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि क्लास दो क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता है, ये जावा में अलाउड नहीं है। यहां पर क्या हुआ, क्लास डेमो क्लास इंप्लीमेंट्स फर्स्ट इंटरफेस कॉमा सेकंड इंटरफेस, ये एक ही लाइन में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई सेमीकोलन की भी नीड नहीं है। अब यहां पर देखिए कॉमा देना है, ओके। इट्स जस्ट लाइक जैसे क्लास ए इंप्लीमेंट्स इंटरफेस बी इंटरफेस सी, या इंटरफेस ए इंटरफेस बी, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे इंप्लीमेंट्स क्या है, यहां पर कीवर्ड है। तो जैसे क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता था, ठीक है, यहां पर क्या कीवर्ड यूज होता है, यहां पर इंप्लीमेंट्स यूज होता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बन सकता है कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कह सकते हैं इंटरफेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। यहां पर देखेंगे ये दो इंटरफेस को इसने क्या किया, एक्वायर कर लिया, मतलब यहां पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो गया। पब्लिक वॉइड माई मेथड, अब ये एक मेथड है, पब्लिक वॉइड माई अनदर मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहां पर आप देखेंगे एक क्लास है मेन, ठीक है, एक क्लास है मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड ऑल डेमो क्लास माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ किसका क्रिएट हुआ, क्लास का। एक चीज समझिए, इंटरफेस जो है और क्लास में ये फर्क है, मेन फर्क, कि इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब इंटेंशिएटेड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। इंटरफेस एक ब्लॉक है जस्ट लाइक अ क्लास, बट इसका इंटरफेस क्रिएट नहीं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, हाउ वो फंक्शन कैन बी कॉल्ड, फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई मेथड कॉल ही नहीं होगा। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्लास ये मेन है, मतलब एक क्लास है मेन, और इसके अंदर यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है डेमो क्लास का, मतलब किसका, ये जो क्लास है जिसने इनहेरिट किया है दोनों इंटरफेस को, डेमो क्लास माई ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो क्लास। ये जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपको, ठीक है। सी प्लस प्लस में कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, भूल तो नहीं गए आप लोग, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम, केवल एक स्पेस देना है, दैट्स ऑल। यहां पर देखिए माई ओबीजे डॉट माई मेथड, माई ओबीजे डॉट माई अनदर मेथड। यहां पर आप देखेंगे इस सब क्लास के द्वारा जो इंटरफेस को अक्वायर किया है, इसके द्वारा जस्ट लाइक उसी प्रकार का काम हो रहा है जैसे क्लास के लिए होता। मतलब इस सब क्लास के ऑब्जेक्ट से एक मेथड को कॉल किया गया, माई ओबीजे डॉट माई मेथड। ये माई मेथड कहां पर है, ये पहला मेथड है, ये किसके अंदर है, इंटरफेस के अंदर है। पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि टू एक्सेस द मेंबर्स एंड फंक्शंस मेथड्स ऑफ टू क्लासेस, मतलब दो क्लासेस को एक्वायर करना। यहां पर जस्ट लाइक अ इंटरफेस, यहां इंटरफेस के यहां पर फंक्शन को क्या करना, एक्वायर कर लिया। यहां पर माई अदर मेथड, तो यहां पर माई अदर मेथड का इंटरफेस 1, मतलब विथ हेल्प ऑफ दिस वी आर कॉलिंग द मेथड्स ऑफ टू इंटरफेस। तो ये क्या हुआ, when a class is acquiring the properties of two classes it is known as multiple inheritance। तो यहां पर जस्ट क्लास की जगह पर क्या हुआ, मेथड हुआ, क्लास की जगह पर क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। तो दिस इज इंप्लीमेंटेड, you can see how multiple inheritance is implemented through the help of interface। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी को कोई संभावना होगा, कोई दिक्कत होगा, बताइए मुझे एक बार।
देखिए, इसको कर लेने के बाद आपको कुछ रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, इससे कहीं से क्वेश्चन आएगा, एकदम आपके सामने दिख जाएगा। अंकिता, क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, प्रोग्राम से ही क्लियर होगा। क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। डेमो क्लास को सब क्लास कह सकते हैं? डेमो क्लास तो सब क्लास है ही, क्यों नहीं कह सकते हैं? ये बेस क्लास थोड़े ना है। डेमो क्लास को यहां सब क्लास और बेस क्लास कहने की नीड नहीं है, दिस इज अ क्लास। अब जब तक इसको देखिए यहाँ पे, हाँ, आपका सवाल जो है इस तरीके से है कि इसको सब क्लास कह सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, तो यहां पर ये सब क्लास ही होगा। क्या होगा? ये सब क्लास ही होगा। शॉर्ट में एक बार बता दीजिए। फाइनल क्या होता है? फाइनल एक कीवर्ड है। अगर हम किसी क्लास को फाइनल क्लास ए है, ठीक है, फाइनल क्लास ये है, और यहां पर क्या है? क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, मतलब एक्सटेंड्स ए अगर हम करते हैं तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फाइनल क्लास है, इसलिए ये एक्सटेंड नहीं होगा। फाइनल क्लास ही क्या होगा? एक्सटेंड नहीं होगा। जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो यहां पर क्लास एनिमल है और क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, तो यहां पर अगर ये क्लास फाइनल कर दिया जाए तो ये जो होगा ये इनहेरिट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेस वाला समझ में नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं। ओके, तौसीफ कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस से मजा आ रहा है, तो मजा ही आएगा, इसमें क्या है? मतलब क्या, तो बहुत कुछ है, इसको पढ़ के नहीं जाइए और एग्जाम में सामने एक फाइनल कीवर्ड दिख जाए तब भी समस्या होगा, क्योंकि अगर 10 साल पहले पढ़ा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों का सवाल वही होता है जो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो टॉपिक, मतलब उसी में आगे हम पढ़ने वाले होते हैं, तब तक पहले सवाल पूछ लेते हैं। हमें पता है जल्दीबाजी है, एग्जाम तो करीब आ रहा है, बिल्कुल जल्दीबाजी है, हमें भी तो जल्दीबाजी है, तभी तो क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं। यहां पर आप देखेंगे, देखिए कुछ चीज ऐसा होता है ना कि जैसे हम अगर 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, लेकिन दैट कैन नॉट बी रिटेन्ड। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, वो रिटेन ही नहीं कर पाइएगा, ध्यान नहीं रहेगा, वो कंप्लीट जरूर हो जाएगा, इसलिए वो उतना ही हमें करना ज्यादा जरूरी है जितना हम रिटेन कर पाएंगे। वरना ऐसा नहीं है कि करने के लिए 10 घंटा कर लें, क्या फर्क पड़ता है? हमारा भी भीड़ हल्का हो जाएगा अगर हम आज, अगर कल सुबह से शाम तक एक के साथ पढ़ा दें आपको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? हो ही जाएगा खत्म। यहां पर आप देखिए क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड क्लास इन जावा। यहां पर द कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास इज व्हाट? क्लास। यहां पे द कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट इंटरफेस इज कॉल्ड, यहां पर इंटरफेस कीवर्ड।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। वी कैनॉट से ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस ब्लूप्रिंट है क्लास का, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर क्या है? एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसलिए तो इवन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस है, ना कि इंटरफेस का है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर क्लासेस डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसी का एक मेरिट है कि द इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। क्लास जो है दूसरी क्लास से इनहेरिट हो सकता है, बट इट कैन नॉट इनहेरिट अ क्लास। इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है। क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर लेगा, लेकिन इंटरफेस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है। आप समझे या नहीं समझे? जैसे कोई क्लास है, वो तो इंटरफेस को, अब अगर ये इनहेरिट कर भी लेता तो क्या कर लेता बताइए? ना तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो ये सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर भी नहीं कर पाएगा। तो इस बेचारे को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई फायदा है इसको इनहेरिट करने का किसी क्लास का हो, क्योंकि इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। यहां पर देखिए, इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। यहां पर कीवर्ड क्या यूज होता है? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है। और यहां पर इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अ क्लास, इट कैन बी इनहेरिटेड बाय अ क्लास यूजिंग द कीवर्ड इंप्लीमेंट्स। तो यहां पर कीवर्ड क्या यूज होता है? इंप्लीमेंट्स यूज होता है, जस्ट लाइक एक इंग्लिश का वर्ड है। एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय एन इंटरफेस using the keyword extends. It can be inherited by an interface using the keyword interface. Okay. It cannot contain constructors. It can contain constructors. It cannot contain abstract methods, but it contains abstract methods only. Abstract methods होता है कि मेथड केवल डिक्लेरेशन यहां पर अलाउड है, बट उसका डेफिनेशन अलाउड नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, इंटरफेस तो हो गया, हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इंप्लीमेंटेड, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग आ गए, तो आप में से मुझे बताइए, इनहेरिटेंस तो सबको क्लियर हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। और इंटरफेस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। देखिए, हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपने आप में तो कुछ होता नहीं है, जैसे पीछे भी हमने बताया। जब वहां पर दो प्रकार के इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दिया, वो हाइब्रिड हो गया। और सेम लाइक इनहेरिट होता कैसे, ये आप समझ गए, एक्सटेंड कीवर्ड से होता है, तो वो सेम चीज आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मन्नू सर, गुरुग्राम में 144 हो गया है। हाँ, ऑफिस तो पूरा खाली है, लगभग पूरा एरिया ही खाली है। लेकिन हमने सोच लिया है कि बम चले चाहे गोला, लेकिन यहां पर पढ़ाई जो होगा वो रहेगा। कुछ कम्युनल साइबर सिटी नहीं, साइबर पार्क में है। ठीक है, ऑफिस कुछ हुआ है। अब मैंने पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन देखा नहीं है, सुबह से टाइम मिला नहीं कि कोई न्यूज देखे, बट कुछ ऐसा हुआ है। कम्युनल चीजें जो होती है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है। चलिए उसको छोड़िए, लिव इट।
डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। देखिए, जावा में न्यू कीवर्ड यूज हुआ है, हमने ऑलरेडी क्रिएट करके दिखाया है। और वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर सिंपली क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। जैसे क्लास नेम है क्लास, तो C1, बस ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जावा में क्या होता है, क्लास C1 इक्वल टू न्यू क्लास, यहां पर न्यू यूज होता है। अब यहां पर आप देखेंगे, चलिए यहां पर आ जाइए, बातचीत से बाहर निकलिए और पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है। इंटरफेस एक बार और प्लीज अखिलेश, इंटरफेस में क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लास। क्लास ना करके इंटरफेस क्रिएट कर लिया। इंटरफेस को, कोई भी क्लास जो है दो इंटरफेस को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, दो क्लास को, दो इंटरफेस के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। यही परमिटेड है, जिससे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है। जावा से लगभग क्वेश्चंस जो रहेंगे, लगभग नहीं, मैं एक्यूरेट ही बता देता हूं, 2 से मतलब 2 क्वेश्चन, 3 हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने ओवरऑल बताया था ना, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर मिलाकर के 20 क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग मतलब C++ से 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जावा से, ठीक है, 3 क्वेश्चन पाइथन से और 5-6 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से। कितना हुआ, 14-15 हो गया होगा। इसी में एक एक बढ़ा लीजिए। थोड़ा बहुत आएगा वो कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना वहां से, तो वो तो आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है, ठीक है। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड टाइप, बाइट कोड, जेवीएम, मतलब वो कीवर्ड में आ जाते हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं इससे रहेगा, जैसे जीडीके, जेआरई, ठीक है, ये सब चीज आ जाता है क्वेश्चन में। यहां पर आप देखेंगे, लेकिन अगर इसको आपने पढ़ा हुआ है, रेगुलर आप हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करना है और अपना काम बन जाएगा। एरे क्या है, एरे आपको पता है, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप्स को क्वेश्चन में कई जगह लिखा रहता है होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप कितना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको इंटीजर का 2 वैल्यू डिक्लेयर करना है, जैसे इंट ए बी सी, तो आप क्या करेंगे, आप तो ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर आपको इंटीजर का 20 वैल्यू लेना है और सब टाइप इंटीजर ही है, तो आप इसके बजाय क्या करेंगे, सीधा आप एरे यूज कर लेंगे। सीधा आप क्या करेंगे, एरे यूज कर लेंगे। यहां पर आप देखेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिग्यूअस और रिलेटेड डेटा आइटम्स दैट शेयर अ कॉमन नेम। द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होगा। तो यहां पर आप देखेंगे, ये एरे है, ठीक है। यहां पर एरे का लेंथ क्या है, आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, और यहां पर जैसे 9 वैल्यू है तो 0 to 8। तो एरे ऑफ 0, ठीक है, एरे ऑफ 0 का वैल्यू है 40, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू 0 और लास्ट इंडेक्स, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो वैल्यूज को एरे में एक्सेस किया जाता है किसके थ्रू, इंडेक्स, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होता है और जितना वैल्यू होगा वहां तक इंडेक्स है। तो एरे यही है, ठीक है। और उसके बाद डिक्लेयरिंग एन एरे, एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही एरे को डिक्लेयर करते हैं, वैसा ही सेम है। इसमें डेटा टाइप, एरे नेम, और आपको पता है बिग ब्रेसेस, यहां पर बिग यूज किया जाता है,
ठीक है, या डेटा टाइप फिर बिग ब्रैकेट एरे नेम, ठीक है। और इसी तरीके से ये तीसरा, अगर आप एरे को इंट मार्क्स या इंट मार्क्स या इंट मार्क्स आप किसी भी तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये सही है, गलत नहीं है। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन इन जावा इज नॉट करेक्ट, तो यहां पर इसी में आपको डाउट होने लगेगा। तो ये तीनों प्रकार का है, तीनों सही है, ठीक है। इंट मार्क्स, इसके बाद ब्रैकेट लगा सेमीकोलन, या इंट के बाद ब्रैकेट लगा मार्क्स, या इंट और ब्रैकेट लगा के मार्क्स सेमीकोलन क्लोज, तो ऑल दीज आर राइट। ये तीनों प्रकार से एरे को डिक्लेयर किया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है एरे में। एरे में अमाउंट ऑफ मेमोरी यूटिलाइज्ड बाय एरे इज एस्टिमेटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज। एरे का साइज क्या होता है, उसका इंडेक्स होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन एरे नेम इक्वल टू न्यू टाइप साइज, जैसे नंबर इक्वल टू न्यू इंट 5, एवरेज इक्वल टू न्यू फ्लोट 5। तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन एरे के लिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे इनिशियलाइजिंग और असाइनिंग एन एरे, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और असाइन किया जाता है। जैसे इसका सिंटेक्स है एरे नेम इंडेक्स और वैल्यू, जैसे क्लास एरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे डिक्लेयर भी हुआ और एरे के लिए क्या हुआ, एरे का इनिशियलाइजेशन भी हो गया। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि एरे क्या है, वो इंटीजर है, और इंटीजर मतलब कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब 5 इंडेक्सेस। इसका मतलब 0 से लेके 4 तक। तो मार्क्स ऑफ 0 ये क्या हो गया 60, मार्क्स ऑफ 1 क्या हो गया 58, मार्क्स ऑफ 2 हो गया 50, मार्क्स ऑफ 3 हो गया 78, मार्क्स ऑफ 4 हो गया क्या 89, और यहां पर क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज किया गया एरे का, 0 का इतना, 1 का इतना, 2 का इतना, 3 का इतना, 4 का इतना। तो ये हो गया आपका एरे का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, एरे समझ में आ गया होगा, इसमें अभी पढ़ना है एरे इज नॉट कंप्लीटेड एट। इसमें हमें 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ना है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए 4 से 5 मिनट के लिए रुकते हैं, और उसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे, एरे को ही अभी पढ़ना है। न्यू इसलिए किया गया इमरान हुसैन जी, न्यू किया गया जस्ट टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस ऑफ द एरे। यहां पर न्यू कीवर्ड यूज होता है। ऑब्जेक्ट भी जब क्रिएट किया जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या होता है, मेमोरी स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। बैक स्लाइड चाहिए, लीजिए बैक स्लाइड। रोशनी जी एल्गोरिदम पढ़ना है, एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में ही तो पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, सबके टाइप्स, ये सब पढ़ना है। बिल्कुल करेंगे, अभी एरे को कंप्लीट करेंगे, बस 5 मिनट आप लोगों के लिए ब्रेक है, ठीक है।
चलिए, अगर इन केस ऑफ, आप लोग तो बने ही होंगे क्लास में ही, इन केस ऑफ वी आर डिक्लेयरिंग द 2 डायमेंशन एरे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? टू डायमेंशन होगा, इसका मतलब क्या है कि रोज एंड कॉलम होगा। 2 डायमेंशन होगा, इसका मतलब क्या है? रोज एंड कॉलम होगा। आगे सभी लोग बताइए। तो इतने देर के ब्रेक में चाय कॉफी कुछ मिला या नहीं मिला? यहां देखिए, इंट एरे इक्वल टू न्यू एरे, मतलब जो भी इंट, जो भी एरे का नाम आपने दिया है, ठीक है, तो न्यू एरे 5 एंड 6 इज, ये यहां पर क्या है? आपके रोज एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल एरे, और यहाँ पर रोज एंड कॉलम का यहाँ लिमिट हमने डिफाइन कर दिया। और इसका यूज जो होता है जनरली किस में होगा? जनरली लूपिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर का एरे है, सिमिलरली कैरेक्टर को भी एरे में हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर का भी एरे होता है, उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? कैरेक्टर, और ये हमने दे दिया कैरेक्टर एरे नेम ही दे दिया, इक्वल टू न्यू कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? यहां पर लिमिट डिफाइन कर दिया 4। ओके, इसका मतलब क्या है? सेमी कॉलन से क्लोज भी करेंगे, और इसका मतलब ये है कि हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे जिसका नाम है कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर दिया, और यहां पर वैल्यू जब असाइन होगा वो क्या होगा? कैरेक्टर एरे 0, मतलब 4 है तो 0 इक्वल टू यहां पर जे। ओके, उसके बाद 1 इक्वल टू ए, 2 इक्वल टू वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया पी, और ऐसे ही 3, तो 4 वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? ए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जावा हो गया। तो यहाँ पर जावा को हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया? स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो इंप्लीमेंटेड, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग करते हैं, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर एरे इज इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर एरे टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स। ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपका एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। अब हम लोग को करना है केवल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर भी लेंगे, लेकिन मैंने प्रयास किया कि आज ही मैं करा पाऊंगा इसके क्वेश्चंस, बट इसके क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे। तो कल वाला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, ठीक है। कल अगर आप लोग चाहें तो पूरा क्लास जो है प्रैक्टिस का रख लेते हैं, 2 घंटे का, ठीक है। उसमें 1 घंटे जावा का क्वेश्चन कर लेंगे और 1 घंटा अदर क्वेश्चन कर लेंगे। कंप्लीट 2 आवर्स प्रैक्टिस का। एक आपको थोड़ा सा होता है ना कि भूले बिसरे गीत भी याद आ जाएंगे, और
1 घंटा जावा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, करीब करीब 50-60 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन भी अगर हम लोग कर लेंगे सभी टाइप का तो हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना पड़ेगा मिक्स क्वेश्चन। तो कल जो कंप्लीट हम रख देते हैं प्रैक्टिस का, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, चलिए, ज्यादातर लोग तैयार हैं। एक आपको लग भी जाएगा कि नहीं कोई फायदा हुआ भी या नहीं हुआ, फालतू का टाइम पास किए या कुछ फायदा भी हुआ उसको पढ़ने से, ये पता चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। क्वेश्चन मैं यकीन दिलाता हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको कल प्रोवाइड करूंगा, वो पीजीटी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए विजेता क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कल मैं करवाऊंगा 2 घंटा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक तो इसका पीडीएफ में शेयर कर देता हूं, 2 मिनट रुकिए। पाइथन फिर परसों से शुरू कर लेंगे ना, प्रैक्टिस जरूरी है, कल प्रैक्टिस कर लेंगे, परसों से पाइथन कर लेंगे। जब इतना कॉन्सेप्ट आपका हो गया ना, तो पाइथन आपके लिए बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस हाँ पढ़ना है। जैसे अभी हमने पढ़ा, फाइनल कोई मुश्किल सा चीज नहीं है, एक्सटेंड कोई मुश्किल चीज नहीं है, इंप्लीमेंट्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है, आगे सामने एग्जाम में तो नहीं बनेगा। 2 इंटीग्रल पार्ट आपका है, एक डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा पाइथन। ठीक है, और 2 दिन की क्लास जो होंगी वो होंगी वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें HTML। ठीक है, एक दिन में भी हो सकता है, बट 2 दिन उसको हम लोग कर लेंगे, वेब टेक्नोलॉजीज एंड HTML। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो अगर आप मान के चलिए, थोड़ा जो ज्यादा बेचैन है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ज्यादा बेचैन है आप ये मान के चलिए, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, खूब पढ़ें, तो 8 से 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा हो गया, 10 घंटे बहुत हो गया, मतलब 5 दिन। सिमिलरली यही 5 दिन पाइथन के लिए मान लीजिए, 10 दिन। उसके बाद 2 दिन आपके वेब टेक्नोलॉजीज, 12 दिन। तभी हमारे पास 7 दिन बच जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में 1-2 दिन कम रहेगा तो उसको आगे भी बढ़ा लेंगे, ऐड कर लेंगे क्लास को। लेकिन एक साथ जो आप लोग चाहते हैं ना कि एक साथ हम जानबूझ करके आपको हम 3 या 4 घंटे कर सकते थे, लेकिन आपको मैं बताता हूं कोई फायदा नहीं होता। 4 घंटे पढ़ लें, वो डेटा रिटेन नहीं कर पाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये मुझे पता है। 8 घंटे कर लेने का भी कोई फायदा नहीं है, उसको पढ़ना, थोड़ा सा आपको समय मिला प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा आप भी कहीं कुछ रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, वो सब करने के बाद जो है फायदा होता है, वरना कोई फायदा नहीं होता, मैं आपको बता देता हूं। बीवी नेट जो है ना तो एनसीईआरटी में ना पीजीटी के सिलेबस में है, विजुअल बेसिक। अब बातचीत बहुत हुआ, अब आप लोगों के बातों में मैं उलझ जाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जवाब ना दूं तो फिर तो हमसे बड़ा अपराधी इस दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, तो पाइथन पहले करवाएंगे विक्रम लक्ष्मी जी, पाइथन परसों से स्टार्ट होगा। कल हम प्रैक्टिस के लिए सेशन दे रहे हैं, एडिशनली प्रैक्टिस के लिए केवल। थोड़ा देर रुक जाइए, 1 सेकेंड।
ये हम लोग कर चुके थे। माइम प्रोटोकॉल के बारे में मैं बता रहा था। माइम प्रोटोकॉल के बारे में मैं बता रहा था, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। माइम एक एक्सटेंशन है ईमेल प्रोटोकॉल का। ईमेल प्रोटोकॉल जैसे कि एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें क्या हुआ है, इसमें नॉन स्काई कैरेक्टर्स, मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स एंड अदर कंटेंट टाइप को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, माइम 15 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल इज another name for component based development, a useful approach when a customer cannot define requirements clearly, a high speed adaptation of the linear sequential model, all of the above. क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई स्पीड एडेप्शन ऑफ द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। नेक्स्ट है, द वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, वाटरफॉल मॉडल क्या है? द वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज reasonable approach when requirements are clearly defined, well defined. Next है, the incremental model of software development is, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ गुड अप्रोच व्हेन अ वर्किंग कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली। नेक्स्ट है, द प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, प्रोटोटाइपिंग मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। द यूजफुल अप्रोच व्हेन अ कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट क्लियरली, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन नहीं करेगा तो इसमें ऐड ऑन किया जाता है ना, पहले प्रोटोटाइप बना करके फिर कुछ रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया, इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है, द स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इंक्लूड्स द रिस्क इवेल्युएशन। आंसर इसका होगा, इट इंक्लूड्स प्रोजेक्ट रिस्क इवेल्युएशन ड्यूरिंग ईच इटरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर वर्जन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, which of the following is not the proper version of an operating system? Windows 9, लेटेस्ट वर्जन क्या है? Windows 11, सितंबर 2022 Windows 11 के टैबलेट्स के लिए Windows 11 है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए Windows 11 एंटरप्राइज है फॉर बिजनेस, एंड Windows सर्वर 2022 फॉर सर्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following statement is incorrect about the Linux operating system? Which of the following statement is incorrect about the Linux operating system? Incorrect यहाँ पर है, it is a single user operating system, बाकी सब सही है। Next है, which of the following is not a search engine?
सफारी क्या है? ब्राउजर है। सफारी ब्राउजर है। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इन एग्जिस्टिंग रिलेशंस वी यूज। एग्जिस्टिंग रिलेशंस मतलब जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसमें क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करना है, तो अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डू? व्हाट डज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डू? प्रायोरिटी जिसका हाई रहेगा, जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई होगा, सीपीयू पहले उसको एलोकेट करता है। ये एक टाइप से प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग है। कौन सा शेड्यूलिंग है? प्रीम्प्टिव। प्रीम्प्टिव का मतलब होता है जो प्रोसेसर फोर्सिबली उसको छोड़ करके किसी दूसरे प्रोसेस पे चला जाए, उसको हम कहते हैं फोर्सिबली टेकन अवे, दैट इज कॉल्ड प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव मतलब पहले एक काम पूरा किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक ऑर्डर में। तो यहां पर हम कहेंगे सीपीयू एलोकेट टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ऑप्शन सी इज राइट। Next, which of the following process can be affected by other process during execution in the system? Which of the following process can be affected by other process during execution in the system? याद करिए, आपने पढ़ा था कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा था। कोऑपरेटिंग प्रोसेस होता है व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द अदर प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ऑप्शन डी। ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कमांड इंटरप्रेटर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। कमांड इंटरप्रेटर का मेन काम क्या है? कमांड इंटरप्रेटर का मेन काम है एग्जीक्यूट कमांड्स। एग्जीक्यूट कमांड्स। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेस फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या फायदा होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि प्रोसेस जो है मल्टीपल प्रोसेसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल है। देन देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस अवेलेबल फॉर द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट। प्रोसेसर फ्री नहीं बैठेगा, उसके लिए हमेशा काम रखा गया है। और प्रोसेसर के लिए काम कहाँ पे रखा जाता है? प्रोसेसर के लिए काम रखा जाता है मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम ज़्यादा रहता है, उसको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल इन मेन मेमोरी इज नोन एज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? सीपी यूटिलाइजेशन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट that allow users to enter text such as comment or a name and then stores it and later display it to the other users is potentially vulnerable to a kind of attack. What attack is it? इसको कहा जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। जैसे एक वेबसाइट पे आपसे कुछ डेटा इनपुट लेकर के दूसरे वेबसाइट पे उसको शो कर देना, इसको कहा जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। In the OSI layer, which layer performs management of tokens? In the OSI layer, which layer performs management of tokens? Session layer. Next है,
cookies is option 1 is right, mechanism for storing persistent data on client in the file called cookies. Gopher service is what? Gopher service क्या है? ये जस्ट उसी का ही आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो अल्टरनेट है. गॉफर जो काम करता है वही वर्ल्ड वाइड वेब भी करता है. इट डिजाइन टू एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम. ऑप्शन ए इज राइट, डिजाइन टू एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम. गॉफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जैसे वर्ल्ड वाइड वेब. Gopher is an application layer protocol that provides the ability to extract and view web documents stored on remote web server. सर्वर से वेब डॉक्यूमेंट को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोटोकॉल का फीचर है. गॉफर को कंसीव किया गया था 1991 में. वन ऑफ द इंटरनेट्स फर्स्ट डेटा फाइल एक्सेस प्रोटोकॉल, जो यहाँ पर वर्क करता है www पे. वर्ल्ड वाइड वेब भी इसी तरीके का एक प्रोटोकॉल है. ISDN स्टैंड्स फॉर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे नजर रखिएगा. मतलब समझ गए. ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यहां पर यूज होता है, कौन सा प्रोटोकॉल है? TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है स्पैमिंग इज एथिकल टेक्निक, अनएथिकल टेक्निक, इलीगल टेक्निक, लीगल टेक्निक, नन ऑफ द अबव. स्पैमिंग जो होता है इलीगल नहीं होता है, अनइथिकल है. इलीगल नहीं, इलीगल होता तो फिर लोग करते ही नहीं. इलीगल तो बस फिशिंग है या फिर स्पूफिंग है. बट स्पैम इज अ जस्ट की एक ऐसा मैसेज जो आप नहीं देखना चाहते फिर भी आपके पास भेजा जा रहा है. ये अनएथिकल होगा. अनएथिकल मतलब कि जो नैतिकता के आधार पर गलत है, कानून के आधार पर गलत सही की बात नहीं हो रही है. कानून तभी होता है जैसे अगर मैं आपको गुस्से से डांट दूं तो ये अनइथिकल बिहेवियर है, लेकिन मैं आपको थप्पड़ मार दूं तो ये एक प्रकार गैर कानूनी है. ठीक है. उसी तरीके से जिसके लिए कानून बना है और उसका उल्लंघन हो रहा है. नेक्स्ट है ब्लैक हैट इज डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सर्च इंजन. ये रूल को फॉलो नहीं करता है तभी तो ब्लैक हैट है. व्हाइट हैट होता तो इट फॉलो द रूल. ठीक है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स is a computer program that continuously and rapidly explores the World Wide Web, voraciously reading and cataloging every web document it can find is what? Web browser. आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर. ऑप्शन बी इज राइट.
नेक्स्ट है द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरनेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। पैकेट स्विच नेटवर्क। CGI is कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट प्रोग्राम और सर्वर के बीच का इंटरफेस। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है, इसके बीच के इंटरफेस को क्या कहा जाता है? CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस एक स्टैंडर्ड है विच फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड द एक्सटर्नल डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सोर्सेस। स्पूफिंग इज क्या होगा इसका आंसर? जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। बस रुक जाइए एक सेकेंड। आंसर होगा सेंडिंग ऑफ इलीगल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है WAP स्टैंड्स फॉर। WAP स्टैंड्स फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ इज अ, बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। A short range radio technology used to perform synchronization between the devices. DHCP is abbreviation of DHCP abbreviation of
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और इसके बारे में मैंने बताया भी आपको कि डीएचसीपी डायनेमिकली क्या करता है, आईपी एड्रेसेस असाइन करता है न्यूली कनेक्टेड डिवाइस को। कोई भी डिवाइस कनेक्ट है उसको मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करने की नीड नहीं होती है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। और एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक नेटवर्क में जितने डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए उसको आईपी एड्रेस असाइन करना जरूरी है। तो वो प्रोटोकॉल है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एडीएसएल इज एब्रिविएशन ऑफ, एडीएसएल जो कॉपर वायर के थ्रू, ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉपर वायर के थ्रू ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, असिंक्रोनस सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिंक्रोनस या सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका पीडीएफ तो मैंने दे दिया था आप लोगों को, बताइए। अब आप लोग बताइए, और क्वेश्चन कुछ किया जाए अलग सेट कोई, कि यहीं पे रहने दिया जाए? क्योंकि ये वाला सेट कंप्लीट हो गया, ये मैंने दे दिया था ना। अब इस सेट में है नहीं, अभी दूसरा सेट लेना पड़ेगा। बस रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। एक सेकेंड रुकिए, मैं पहले 2 पीडीएफ है इसको मैं शेयर कर देता हूं। अभी मैसेज आप लोग मत करिए, अभी मैं पीडीएफ में लगा हूं, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा तो फिर फायदा क्या होगा। थोड़ा रुक जाइए, एक सेकेंड करवाता हूं भैया, मनीष जी करवाता हूं, रुक जाइए। पीडीएफ पहले भेज दूं मैं, आपकी 2 पीडीएफ है। एक तो ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ आंसर टिक किया हुआ, क्योंकि कल तो मैंने ऐसे भेजा था अनटिक। और आज के क्लास का जो पीडीएफ है टॉपिक वो ये रहा। कल का पीडीएफ चाहिए, कल का पीडीएफ ये रहा, कल का पीडीएफ ये रहा, देखिए।
हो गया? पीडीएफ डाउनलोड हो गया? एक सेकेंड रुक जाइए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से। A system program that combines the separately compiled modules of program into form of suitable for execution, इसको कहा जाता है लिंकिंग लोडर। क्या कहा जाता है? लिंकिंग लोडर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस इज। प्रोसेस इज क्या होगा? आंसर बताइए। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एसोसिएटिव मेमोरी। क्या होगा? आंसर बताइए। There is no need for an address. The data is used as an address. This is called associative memory. There is no need for an address. The data is used as an address. That is called associative memory. Next, addressing structure. Addressing structure defines the fundamental method for determining effective operand address or variations. बताइए क्या होगा आंसर? एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एड्रेसिंग मेथड्स डिफाइंस द फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इफेक्टिव ऑपरांड एड्रेस। जो ऑप कोड और ऑपरांड होता है, तो ऑपरांड का एड्रेस जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा? एड्रेसिंग स्ट्रक्चर के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत आसान सवाल है। The strategy of allowing processes that are logically runnable to be temporarily suspended is called. इसी को कहा जाता है प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्या है? द LRU एल्गोरिदम। LRU का फुल फॉर्म होता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU मीन्स लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब ऐसे पेजेस जो यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, उसको आउट कर देना। पेजेस आउट, पेजेस दैट हैव बीन लिस्ट यूज्ड रिसेंटली। ऑप्शन सी होगा राइट। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू फाइल्स इनटू वन। दो फाइल को, एक रिकॉर्ड से जुड़े हुए दो फाइल को मर्ज करना सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का काम है, यूटिलिटी का काम है, नेटवर्क का, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का? नन ऑफ द अबव। यूटिलिटी प्रोग्राम्स।
जैसे compress करना, merging files, all these things are example of utility programs. Option B is right, utility programs. Next question है fork is, fill in the blanks. Fork is डॉक्यूमेंटेशन तो होता है किसी भी चीज के बारे में एक क्लियर इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज दैट सिस्टम, तो वो सारी चीजें जो होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है. फोर्क इज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस. फोर्क इज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस क्रिएशन. थ्रेसिंग इज थ्रेसिंग थ्रेसिंग का मतलब होता है कि जब सीपीयू को, ध्यान से सुनिए जिसको नहीं पता, जब सीपीयू को, प्रोसेसर को, नॉट सीपीयू, प्रोसेसर को प्रोसेस एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम स्वैपिंग में लग जाए. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोसेसर को जिस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है उससे रिलेटेड पेजेस चाहिए, वो पेजेस अवेलेबल नहीं है. ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम्स. इट इज कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम्स. कैन ऑलवेज बी अवॉइडेड बाय स्वैपिंग. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. स्वैपिंग में ज्यादा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग से ज्यादा टाइम स्वैपिंग में लगता है, तो ये होता है थ्रेसिंग. नेक्स्ट है सुपरवाइजर स्टेट इज. सुपरवाइजर स्टेट इज नेबर यूज्ड, entered by program when they enter the processor. Supervisor state is only allowed to the operating system. Only allowed to the operating system is called supervisor state. Next, a computer cannot boot if it does not have the compiler, loader, OS, assembler, none of the above. A computer cannot boot if it does not have the operating system. Option C is right. Next question है inter process communication. Fill in the blanks. Is required for all processes. Is usually done via disk drives. Is never necessary. Allows processes to synchronize activity. None of the above. Inter process communication. Allow processes to synchronize activities. Option D is right. Next question क्या है? Which of the following addressing mode facilitates access to an operand whose location is defined relative to the beginning of the data structure in which it appears? इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में ही तो होता है बिगिनिंग से लेके एंड तक. इंडेक्स आंसर होगा. नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकिंग है. अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट्स ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. अ सिस्टम प्रोग्राम दैट sets of an executable program in main memory ready for execution is loader. क्या होगा आंसर? लोडर. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट, which of the following are loaded into main memory when the computer is booted? Internal command instruction, external command instruction, utility program, word processing instruction, none of the above.
क्या होगा आंसर बताइए? इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ। द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा कैश मेमोरी। आंसर होगा कैश मेमोरी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है प्रोसेसर जिसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, रेफर करता है, उस लोकेलिटी को, उस स्पेस को, उस स्टोरेज को क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज कॉल्ड एज। रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड के एड्रेस को जो पॉइंट करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंटर। पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असेंबली कोड डेटाबेस इज एसोसिएटेड विद। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? असेंबली लैंग्वेज वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब निमोनिक्स को कहेंगे हम, विच इज क्रिएटेड बाय द कोड जनरेशन फेज एंड इज इनपुट टू द असेंबली फेज। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्रेसिंग कैन बी अवॉइडेड इफ। थ्रेसिंग प्रॉब्लम को समझ में आया आपको? क्या है थ्रेसिंग का प्रॉब्लम? यह है कि जब प्रोसेसर को ज्यादा समय लग रहा है स्वैपिंग करने में, तो फायदा क्या हुआ उसको इंप्लीमेंट करने का? जब स्वैपिंग, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंट करने का फायदा क्या है? जब ज्यादा टाइम स्वैपिंग में ही लग रहा है, प्रोसेसर स्वैपिंग में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है देन द एग्जीक्यूशन। तो थ्रेसिंग कैन बी अवॉइडेड इफ द पेज बिलोंगिंग टू द वर्किंग सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर इन मेन मेमोरी। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन ए होगा, वो सही होगा। प्रोसेसर को जो प्रोसेस से रिलेटेड पेज चाहिए, पेज मतलब प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू, हम कह सकते हैं कि सेम साइज ऑफ पेजेस। ठीक है, सेम साइज ऑफ पेजेस। तो ये अगर अवेलेबल है मेन मेमोरी में तो स्वैपिंग नहीं करना पड़ेगा। स्वैपिंग नहीं करना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम स्वैपिंग में प्रोसेसर का नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर द पेजेस बिलोंगिंग टू द वर्किंग सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर इन द मेन मेमोरी। तो थ्रेसिंग को इससे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाय। रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाय। बताइए। लिंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स डायनामिक एड्रेस ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट? इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम डायनामिक एड्रेस ट्रांसलेशन, dynamic address translation. In virtual memory system, dynamic address translation is the hardware necessary to implement paging. Hardware necessary to implement paging. Option A is right. Next question है fragmentation of the file system. Fragmentation of the file system occurs only if the file system is used improperly.
can always be prevented, can be temporarily removed by compaction, is a characteristic of all file system, none of the above. Fragmentation of file system can be temporarily removed by compaction. Option C is right. Option C is right. Next question क्या है? Which of the following is our language processors? Assemblers, compilers, interpreters, all of this, none of the above. आंसर क्या होगा? आंसर होगा all of this. आंसर क्या होगा? All of these. Next question है, in which addressing mode the effective address of the operand is the contents of a register specified in the instruction, and after accessing the operand the contents of this register is incremented to point to the next item in the list. ये जो एड्रेसिंग मोड होता है इसको कहा जाता है ऑटो इंक्रीमेंट. ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड. सो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज. द मेमोरी एलोकेशन स्कीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज. The memory allocation scheme subject to external fragmentation is segmentation. ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए होगा. ऑप्शन ए segmentation. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in which addressing mode the contents of a register specified in the instruction are first decremented and then these contents are used as the effective address of the operands? Index addressing, indirect addressing, auto increment, auto decrement, none of the above. क्या होगा आंसर बताइए? ऑटो डिक्रीमेंट. ऑटो डिक्रीमेंट ऑप्शन डी इज राइट. ओके, आगे भी चले क्या, रहने दें? ये पीडीएफ आज रहने दीजिए, कल ले लीजिएगा, ठीक है? Okay, bye bye everybody. Take care.